हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। मैं हूं आप सभी की होम साइंस मेंटोर। सो आप सभी स्टूडेंट से एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें बुखार होता है तो जो मम्मी है वो हमें खिचड़ी या दलिया ही क्यों देती हैं, या फिर जिम जाने वाले लोग इतना प्रोटीन क्यों खाते हैं, और अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या है तो उनके खाने में अचानक बदलाव क्यों कर दिया जाता है। सो यही जो जादू है, जिसे हम होम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, आपका चिकित्सीय आहार या उपचारात्मक आहार यानी थेरेप्यूटिक जो डाइट है वो कहा जाता है। यानी आज का जो सेशन है स्टूडेंट, हम कोई बोझिल वाला टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि खाना ही दवा कैसे बन सकता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण खाने को किसी मरीज की बीमारी के हिसाब से बदलकर हम उसे जल्दी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। तो चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर होम साइंस के अदर एग्जामों की, यह टॉपिक आपके सिलेबस का एक राजा ही है, साथ ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज का इस इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डाइट में छोटे छोटे बदलाव बड़े चमत्कार कैसे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। चलिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपके डाइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार जो आपका चिकित्सीय आहार है, उपचारात्मक आहार है, ये होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या सर्जरी से गुजरता है या उसका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम उसे सीधा सामान्य आहार या नॉर्मल भोजन नहीं दे सकते, क्योंकि शरीर उसे आपका जो है जो पेट है वो उसे पचा भी नहीं पाएगा। इसलिए हम आहार को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका चिकित्सीय आहार या थेरेप्यूटिक डाइट प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो होगा साफ तरल आहार। ठीक है, क्लियर फ्लूइड जो आपका डाइट है उसकी बात करेंगे, या लिक्विड डाइट। ठीक, तो यहाँ पे साफ तरल आहार का इस्तेमाल आमतौर पर कम अवधि के लिए किया जाता है, जैसे सर्जरी से पहले या बाद में, या जब जठरांत्र यानी जीआई प्रणाली को आराम की ज़रूरत होती है। ये पचाने में आसान है, पाचन तंत्र में जलन को कम करता है और इसे हाइड्रेशन और न्यूनतम पोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो आपका साफ तरल आहार है स्टूडेंट, इसकी बात की जाए तो सबसे पहले ये जो हम साफ तरल आहार से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे तरल पदार्थ देना जो बिल्कुल पतले और साफ हों। क्या हों? बिल्कुल पतले और साफ हों। ठीक है, जैसे आपका पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, या बिना गूदे का जूस हो गया। तो इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य है शरीर को सिर्फ पानी और थोड़ी ऊर्जा देना, साथ में ये आपके पेट को पूरी तरह आराम भी देना है। तो यहाँ पे आहार ज़्यादा जो है आपका वो ज़्यादा समय के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि केवल शुरुआती अवस्था में दिया जाता है। जैसे ऑपरेशंस के आपका क्या हुआ, तुरंत बाद हो गया, सर्जरी वगैरह हुआ या ऑपरेशन वगैरह हुआ उसके तुरंत बाद, या उल्टी दस्त की स्थिति में ये आहार क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो पानी की कमी है तो वो आपकी दूर की जा सके। सो देखिएगा यहाँ पे उद्देश्य लिखा है, क्या है, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करना, पाचन तंत्र के कार्यभार को कम करना, और निर्जलीकरण, यानी अगर पानी की कई बार उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो निर्जलीकरण को रोकना, विशेष रूप से उल्टी दस्त या बुखार जैसी स्थितियों में। ठीक है, एंड 4 पॉइंट है, परीक्षणों जैसे आपका कोलोनोस्कोपी या सर्जरी जैसे प्रक्रियाओं के लिए ये तैयार किया जाता है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि साफ तरल जो डाइट है उसका क्या एम है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट आपका अर्ध तरल आहार के, यानी सेमी फ्लूइड डाइट के बारे में बात करते हैं। अर्ध तरल आहार के बारे में बात करें तो अर्ध तरल आहार का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति तरल या शुद्ध खाद्य पदार्थों को सहन कर सकता है, लेकिन उसके पाचन तंत्र को अभी भी आराम देने की ज़रूरत है। यह आहार आमतौर पर सर्जरी से उबरने वाले लोगों, यानी गलने में कठिनाई जिसे डिस्फेजिया बोलते हैं, वाले लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है।
तो यहाँ अगर हम अर्ध तरल आहार की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें हम ऐसे खाद्य पदार्थों देते हैं जो ना पूरी तरह तरल हो और ना ही पूरी तरह ठोस हो। ठीक है, ना पूरी तरह क्या हो, तरल हो, ना ही पूरी तरह से ठोस हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे याद रखेंगे चीज़ें कि यहाँ पे हम जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, मैश किया हुआ आलू है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो यह डाइट उस समय दी जाती है जब रोगी का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मजबूत हो रहा होता है। तो ये हल्का ठोस जो भोजन है वो सहन कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तरल आहार से ठोस खाद्य पदार्थों में संक्रमण को आसान बनाना, जीआई प्रणाली के ठीक होने के दौरान हाइड्रेशन और पोषण बनाए रखना। ये इसका क्या है? पर्पस है। उसके साथ साथ उन खाद्य पदार्थों से होने वाली जलन को रोकने के लिए जिन्हें पचाने में अधिक समय लगता है। ठीक, चलेगा। अब बात करते हैं आपका नरम डाइट के बारे में, यानी आपका सॉफ्ट डाइट। नरम आहार का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी का पाचन तंत्र अधिक ठोस पदार्थों को सहन कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जिन्हें चबाना और पचाना आसान हो। इसका उपयोग आमतौर पर सर्जरी से उबरने वाले जो लोग होते हैं, दांतों की समस्याओं वाले लोग या अल्सर जैसे जठरांग संबंधी स्थितियों वाले लोगों के लिए ये दिया जाता है नरम आहार। तो यहाँ पे इसमें लगभग समान भोजन ही दिया जाता है, लेकिन वह नरम और आसानी से पचने योग्य होना चाहिए ताकि आप चबा भी सकें आसानी से और आप पचा भी सकें। जैसे मान लो मुलायम रोटी हो गया, उबली हुई सब्जियां हो गई, चावल हो गया, केला हो गया, ये सारी चीज़ें आप आराम से चबा भी सकते हैं और आराम से पचा भी सकते हैं। तो ये जो स्टेज होती है इसमें रोगी लगभग ठीक हो चुका होता है और धीरे धीरे सामान्य आहार पर वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो वो आपका क्या है? वो आपका सॉफ्ट डाइट है। ठीक, उद्देश्य क्या है? अधिक सामान्य खाने का अनुभव प्रदान करते हुए रिकवरी का समर्थन करना। हमने कहा कि अब धीरे धीरे वो जो रोगी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। सेकंड है पाचन तंत्र को परेशान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कठोर, कच्चे या मसालेदार जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचते हुए उचित पोषण को बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत सारे जो मसाले वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत आपके पाचन तंत्र को एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं, पाचन तंत्र को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे डाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए, वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को ताकत हासिल करने और संतुलित आहार बनाए रखने में मदद करना। तो यहाँ पे अगर हम पूर्ण तरल आहार की बात करें, फुल लिक्विड डाइट की बात करें, तो पूर्ण तरल आहार स्पष्ट तरल आहार की तुलना में पोषण की दृष्टि से अधिक पूर्ण होता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट और अपारदर्शी दोनों प्रकार के तरल पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इसका उपयोग अक्सर उन रोगियों के लिए किया जाता है जो सर्जरी या बीमारियों से उबर रहे हैं, जो ठोस खाद्य पदार्थों का सेवन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका फुल लिक्विड डाइट है ये कब दिया जाता है? सर्जरी के बाद, यानी जब मरीज ठोस खाना पचाने की स्थिति में नहीं होता है, यानी सॉलिड जो फूड होता है उसे पचाने की स्थिति में नहीं होता, जिसे चबाने या निगलने में समस्या होती है। मान लो अगर किसी के दांत में दिक्कत है या गले में तकलीफ है, तब इस स्थिति में हम फुल लिक्विड डाइट देंगे। पाचन तंत्र की रिकवरी हो रही, यानी पेट की बीमारियों से उबरते समय जब पाचन तंत्र को आराम की ज़रूरत होती है तब इसको दिया जा सकता है। इसमें क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं? तो इसमें जैसे दूध या दूध से बनी जो पतली चीज़ें हैं वो शामिल की जा सकती हैं, तो इसे क्लियर लिक्विड डाइट से अलग बनाती हैं। तो दूध और शेक हो गया, जैसे सादा दूध हो गया, मिल्क शेक हो गया या स्मूदी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। सूप में मान लो कि छना हुआ सब्जियों का सूप हो गया, क्रीम सूप हो गया यानी बिना गाढ़ा टुकड़ों के हो गया। पेय पदार्थों में फलों के रस हो गया, नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया। वहीं डेयरी की बात की जाए तो पतला दही, छाछ, सादा कस्टर्ड, पतली खीर बिना मेवे वाली, ये आप दे सकते हो। अनाजों में बहुत पतली पतली कांजी हो गया, चावल या रौगी का जो माड़ हो गया, ये दिया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पचने में बहुत हल्का भी होता है और शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। नुकसान इससे ये होगा कि इसमें फाइबर की कमी होगी, इसलिए इसे लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता। नेचुरल सी बात है, लंबे समय तक बीमार क्यों होना।
तो यहाँ पे ये बीमारी के समय वाला जो चीज़ है वो मैं बता रही हूँ एक तरीके से कि किस तरीके का जो हम डाइट है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पचाने में आसान होने के साथ साथ स्पष्ट तरल आहार की तुलना में अधिक कैलोरी और पोषक तत्व प्रदान करना, रोगियों को धीरे धीरे अधिक ठोस पदार्थों की ओर बढ़ने देना। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका आहार चिकित्सा की, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका आहार चिकित्सा है, आहार चिकित्सा का अर्थ है आहार यानी खाद्य और पेय का उपयोग न केवल बीमारियों की देखभाल में बल्कि बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य के रखरखाव में भी किया जाता है। यह बीमारी से उबरने में एक एजेंट के रूप में भोजन के उपयोग से संबंधित है। तो यहाँ जब हम आहार चिकित्सा की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि रोगी की शारीरिक स्थिति और बीमारी के अनुसार सामान्य आहार में आवश्यक बदलाव करना। इसमें हम भोजन की जो मात्रा होगी, जो उसकी बनावट होती है यानी टेक्सचर होता है, पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भोजन देने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि शुगर के मरीज की डाइट से चीनी हटा देना या किडनी के मरीज के खाने में नमक कम करना, ये आपका क्या है? आहार चिकित्सा है। इसके उद्देश्यों को जानते हैं तो आहार चिकित्सा के समान उद्देश्य पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखना, बीमारी के कारण होने वाले पोषक तत्वों की कमी को ठीक करना, पूरे शरीर या बीमारी से प्रभावित विशिष्ट अंग को आराम देना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है बीमारी के दौरान पोषक तत्व को चयापचय करने की शरीर की क्षमता के अनुसार भोजन का सेवन समायोजित करना एंड जब भी आवश्यक हो शरीर के वजन में बदलाव करना। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि आहार चिकित्सा के जो उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए, तो जब हम किसी रोगी के लिए डाइट प्लान करते हैं तो हमारे सामने बहुत से लक्ष्य होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? शरीर के पोषक स्तर को बनाए रखना। किसको बनाए रखना? जो पोषण स्तर है उसको बनाए रखना, यानी बीमारी के दौरान शरीर कमजोर हो जाता है। आहार चिकित्सा का पहला ही एम यही है कि ये सुनिश्चित करना कि रोगी को उसकी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और मिनरल्स मिल रहे हैं ताकि उसे कुपोषण का शिकार ना हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ है अंगों को आराम देना। किनको आराम देना? अंगों को आराम देना। तो यहाँ पे बीमारी में शरीर के कुछ अंग कमज़ोर पड़ जाते हैं तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे उन अंगों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। जैसे पीलिया के लिए लीवर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हम कम वसा वाला जो लो फैट खाना होता है वो देते हैं ताकि लीवर को ज़्यादा काम ना करना पड़े। वहीं क्या होता है? वहीं है वजन को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। तो कई बीमारियां वजन से जुड़ी होती हैं, ठीक है, आपके वेट से जुड़ी होती हैं। जैसे मोटापे में कैलोरी कम करना, दुबलेपन या टीबी जैसी बीमारियों में कैलोरी बढ़ाना। तो आहार चिकित्सा का ये क्या होता है? मुख्य हिस्सा होता है। वहीं बात करें चयापचय की गड़बड़ी को सुधारना। किसकी गड़बड़ी को सुधारना? चयापचय की गड़बड़ी को सुधारना, यानी डायबिटीज जैसी बीमारियों में हम क्या कर रहे हैं? शरीर शुगर को सही से नहीं पचा पाता। तो आहार चिकित्सा का एम क्या है? कि खाने में बदलाव करके शरीर के मेटाबॉलिज्म को वापस ट्रैक पर लाना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं आपकी जो भविष्य की जटिलताएं हैं उनसे बचना, यानी सही डाइट ना मिलने पर क्या होता है? बीमारी बढ़ सकती है। जैसे हाई बीपी में नमक कम ना करने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। तो डाइट थेरेपी का उद्देश्य उन खतरों को क्या करना है? रोकना है। तो स्टूडेंट हम आहार के 3R की बात करते हैं। 3R के रूप में याद रखिएगा, 3R के रूप में चीज़ें याद रखिएगा। जैसे आपका रिस्टोर हो गया, यानी खोई हुई ताकत वापस लाना। रिपेयर हो गया, ठीक है। रिपेयर मतलब बीमारी से खराब हुए जो ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी मरम्मत करना। और R से हो गया रेस्ट, यानी प्रभावित जो अंग हैं उनको क्या करना? आराम देना। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं आई होप आपको समझ में आई होंगी। एंड जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका चिकित्सीय आहार की योजना यानी प्लानिंग। तो चिकित्सीय आहार की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य कारक को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो अंतर्निहित रोग की स्थिति जिसके लिए आहार में बदलाव की आवश्यकता होती है, रोगी की संभावित अवधि, ठीक है।
थर्ड है आहार में वे कारक जिन्हें उन स्थितियों पर काबू पाने के लिए बदला जाना चाहिए। एंड 4 पॉइंट है आपका रोगी की मुंह से खाने की सहनशीलता। रोगी के लिए भोजन की योजना बनाते समय उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी खाद्य प्राथमिकताएं, उसका व्यवसाय और भोजन के समय पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं चिकित्सीय आहार की योजना की, यानी आपकी जो प्लानिंग थेरेपेटिक डाइट की है उसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि रोगी की स्थिति का आकलन करें। क्या करें? न्यूट्रिशनल असेसमेंट, यानी जो स्थिति है रोगी की, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, जो स्थिति है रोगी की उसका क्या करना? आकलन करना। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि सबसे पहले ये देखना है कि रोगी की उम्र क्या है। क्या देखना है? रोगी की उम्र क्या है, लिंग क्या है, उसकी बीमारी की गंभीरता कितनी है। जैसे मान लो एक बच्चे को बुखार है और एक बुजुर्ग को है, तो दोनों की डाइट अलग अलग होगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है? आहार में बदलाव के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन। यानी योजना बनाते समय हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली बात तो उसकी जो बनावट है, ठीक है, यानी बनावट में बदलाव। टेक्सचर में क्या मरीज को क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड या सॉफ्ट डाइट की ज़रूरत है। वहीं न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, यानी पोषक तत्वों में बदलाव की बात करेंगे। तो क्या हमें कैलोरी बढ़ानी है, जैसे टीबी में, या अगर बात करें तो सोडियम कम करना, जैसे हाई बीपी में हम करते हैं। भोजन की आवृत्ति की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो दिन में 3 भारी भोजन के बजाय हम 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। वहीं बात करें तो नॉर्मल डाइट को आधार बनाना, जो आपकी नॉर्मल डाइट है उसको बेस बनाना। तो यहाँ पे हमेशा ये याद रखें कि जो आपका चिकित्सीय आहार है, उपचारात्मक आहार है, वो नॉर्मल डाइट से ही निकल कर आता है। तो हमें बस क्या करना है? उनमें जोड़ना है और घटाना है। जैसे मान लो सामान्य घर की थाली से बस मिर्च, मसाले और जो तेल है उसे हमें हटा देना है, ताकि वो ब्लैंड डाइट बन सके, ठीक है। तो अगर आप तेल, मसाले और जो आपके मिर्च वगैरह है, ये सारी चीज़ें हटा देंगे तो उनके लिए पचाने में भी आसान रहेगा और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे डाइट प्लान के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली बात, पाचनशीलता। क्या होगा? पाचनशीलता, यानी भोजन ऐसा हो जो बीमार शरीर आसानी से क्या कर सके? पचा सके। रोगी की पसंद थोड़ा सा, यानी अगर खाना मरीज की पसंद का नहीं होगा तो उसे खाएगा ही नहीं, तो रिकवरी आपकी धीमी हो सकती है। आर्थिक स्थिति भी देखनी है यहाँ पे, यानी इकोनॉमिक जो स्टेटस है, यानी डाइट प्लान ऐसा हो जो मरीज का जो परिवार है वो आसानी से खरीद सके। जैसे महंगे फलों की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो मौसमी, जो सीजनल फ्रूट्स वगैरह हैं वो ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। उपलब्धता की बात की जाए, ठीक है, उपलब्धता की बात की जाए तो वह चीज़ें शामिल करना जो आसानी से बाजार में मिल सके, हाँ मिल जाए। एंड पर्याप्त पोषण भी आएगा, यानी डाइट ऐसी हो जो बीमारी को तो ठीक करे ही, साथ ही शरीर में भी जो नए पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी ना होने दे। तो इन सारी चीज़ों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो चिकित्सीय आहार की योजना बनाते हुए ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे विशेषताएं और सिद्धांत की, यानी चिकित्सीय आहार की 4 विशेषताएं हैं। उनमें से है पर्याप्तता, सटीकता और किफ़ायती और आपका स्वादिष्ट। ये 4 विशेषताओं को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पर्याप्तता की बात करें तो इसका अर्थ क्या है कि बीमार व्यक्ति का आहार भले ही बदला गया हो, लेकिन उसमें जो सभी आवश्यक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन हो गया या विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सभी उचित मात्रा में होनी चाहिए। तो अगर हम किसी का वजन कम करने के लिए कैलोरी कम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए। तो आहार ऐसा हो जो बीमारी को ठीक करने के साथ साथ शरीर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर सकें, ठीक। वहीं जब हम सटीकता की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आहार बिल्कुल बीमारी के अनुसार होना चाहिए, यानी इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भोजन एक दवा की तरह है।
तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके खाने में नमक यानी सोडियम की मात्रा सटीक रूप से होनी चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें चीनी का जो परहेज़ है वो सटीक होना चाहिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। वहीं बात करें आपकी किफ़ायती की, तो किफ़ायती की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक तरीके से ये याद रखिएगा कि एक अच्छा जो डाइट प्लान होता है वो यही होता है कि जो मरीज़ की जेब के अनुसार हो, ठीक है। किफ़ायती भी हो, महंगे फल या विदेशी जो सब्जियां हैं वो अगर लिख देंगे तो मरीज़ जो है वो खरीद भी नहीं सकेगा और उसके डाइट चार्ट से सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे महंगे सप्लीमेंट्स की जगह जो स्थानीय और मौसमी जो फल हैं उनका चुनाव करना, जैसे सेब की जगह अमरूद या कीवी की जगह नींबू का इस्तेमाल, ये सुझाव देना ये ज़्यादा सही है, ठीक है। स्वादिष्ट और रुचिकर होना, यानी सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बीमार व्यक्ति है उसकी भूख अक्सर मर जाती है। तो अगर खाना देखने में अच्छा नहीं होता है तो क्या होता है कि स्वाद बहुत खराब होगा, तो मरीज उसे खाएगा ही नहीं। तो भोजन का जो रंग है, जो महक है, जो परोसने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, वो ऐसा होना चाहिए कि मरीज का मन उसे खाने को करे। अगर दलिया देना है तो उसे अच्छे से सजाकर या हल्की रंगीन सब्जियों के साथ देना, ताकि मरीज का जो खाना है वो खाने में उसको अच्छा लगे, ठीक है, आनंद भी मिले, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पर्याप्तता यानी सब कुछ मिले, बीमारी के हिसाब से हो, सस्ता और सुलभ हो और खाने में मज़ेदार भी हो, ये सारी चीज़ें होंगी आपकी इसमें, ठीक है। वहीं बात करें स्टूडेंट, तो आहार चिकित्सा में निम्नलिखित सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो रोग के अनुसार आहार का निर्धारण करना आवश्यक है, अन्यथा उसके प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मधुमेह में कम कार्बोहाइड्रेट आहार और कब्ज में रेशेदार। तो आहार में परिवर्तन की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब हम बुनियादी सिद्धांत की बात करें तो मरीज को उसकी बीमारी के हिसाब से आहार में 3 तरह के बदलाव कर सकते हैं। पहली बात तो आपका क्या होगा, बनावट, ठीक है। बनावट की बात करें तो जैसे तरल है, सेमी सॉलिड है या सॉफ्ट डाइट है, ये सारी चीज़ें देना, ठीक है। पोषक तत्व की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे किसी तत्व को बढ़ाना जैसे एनीमिया में आयरन हो गया, या किसी को कम करने जैसे बीपी में नमक हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। भोजन देने का जो तरीका है कि अगर मरीज मुंह से नहीं खा पा रहा है तो उसे ट्यूब फीडिंग जो है आपका वो उसका उपयोग करना, यानी नली के द्वारा देना, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बीमारी की अवधि निर्धारित करने के बाद ही आहार की योजना बनानी चाहिए, चाहे वह लंबी अवधि हो या छोटी अवधि। तो लंबी अवधि की बीमारी में योजना हमेशा एक जैसी नहीं होनी चाहिए, समय समय पर क्या होने चाहिए, बदलाव ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ का याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मॉडिफाई करना, बदलाव करना, अंगों को आराम देना, कमी दूर करना और संतुलन बनाना, ये सारी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं भोजन और पोषण की, यानी फूड एंड न्यूट्रिशंस की बात करें तो भोजन कोई भी ठोस या तरल पदार्थ हो जो शरीर में ले जाने पर शरीर को पोषण प्रदान करता है। पोषण भोजन पोषक तत्वों और उसमें मौजूद अन्य पदार्थों की क्रिया का विज्ञान है। तो फूड क्या है स्टूडेंट, फूड जो आपका भोजन है वो क्या है, वह कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जिसे हम खाते हैं और जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी जो एनर्जी है वो मिलती है, वो हमारा क्या होता है, फूड होता है। वहीं न्यूट्रिशंस की बात करें, पोषण की बात करें तो वह प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम भोजन को खाना, उसको पचाना, उसको अवशोषित होना और फिर शरीर के अंगों तक पहुंचकर उन्हें स्वस्थ रखना, ये सारी चीज़ें आपके पोषण में सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर हुए। तो पोषक तत्व जो आपके न्यूट्रिशंस हैं स्टूडेंट, वो हमारे शरीर के लिए एक सिपाही का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम मैक्रो न्यूट्रिशंस की बात करें स्टूडेंट, क्या बात कर रहे हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो उनकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे कौन कौन से हो गए, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी शरीर का जो ईंधन है, ऊर्जा का स्रोत होता है। वहीं जो आपका प्रोटीन है वो शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। वहीं जब हम फैट की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं, तो संचित ऊर्जा का स्रोत होता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं आपका
मिक्रो आपका न्यूट्रिएंट्स की यानी सूक्ष्म जो पोषक आपके पोषक तत्व हैं उनकी बात करें तो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन अनिवार्य है। तो जैसे आपके विटामिन्स वगैरह हो गए तो रोगों से सुरक्षा करते हैं। वहीं मिनरल्स वगैरह हो गए जैसे आपके कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, जो शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से रखते हैं। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे आपके भोजन के कार्यों के बारे में। भोजन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ फूड। शारीरिक कार्य ऊर्जा प्रदान करना, उत्तकों का निर्माण करना, मरम्मत करना और शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित करना, ये आपका क्या होता है, भोजन का शारीरिक कार्य होता है। यानी ऊर्जा देना, विकास करना और बीमारियों से बचाना काम शारीरिक काम है, ठीक है। वहीं बात करें मनोवैज्ञानिक कार्य की तो संतुष्टि और सुरक्षा की भावना प्रदान करना। मनोवैज्ञानिक कार्य मतलब भोजन हमें मानसिक संतुष्टि देता है, सुरक्षा का एहसास देता है, ये आपका मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया। सामाजिक कार्य की बात करें तो सामाजिक मेलजोल और समारोहों का केंद्र होना, यानी त्योहारों और समारोह में भोजन लोगों को जोड़ने का काम करता है। सो यहाँ पे आज की सेशन में देख लो, हमने कई सारे टॉपिक इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं ताकि आपकी उसमें हेल्प करे। थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में बात करूँगी। तो देखो, शारीरिक कार्य में याद रखना कि ये भोजन का सबसे प्राथमिक कार्य होता है जो हमारे शरीर को जीवित और कार्य करने के लिए एक तरीके से सक्षम बनाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ होता है आपका ऊर्जा, ठीक है, यानी ऊर्जा प्रदान करना। तो शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं जैसे धड़कन, श्वसन और जो बाहरी कार्य हैं जैसे चलना, पढ़ना, इसके लिए क्या देना, ऊर्जा देना। तो मुख्य रूप से ये काम किनका होता है, कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट यानी वसा का ये कार्य होता है। वहीं बात करें तो आपके बॉडी बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, आपके बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना। प्रोटीन शरीर की क्या करता है, वृद्धि और टूट फूट की जो मरम्मत है उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तभी आपने देखा है जो जिम वगैरह करते हैं वो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं। वहीं सुरक्षा प्रोटेक्शंस की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें तो शरीर की बीमारियों से बचाना, विभिन्न शारीरिक जो क्रियाएं हैं जैसे पाचन हो गया, टेम्परेचर नियंत्रण हो गया, उनको सुचारू रूप से रखना, तो वो किनका काम होता है, विटामिन एंड मिनरल्स का ये कार्य होता है, ठीक। वहीं जब हमने बात की आपके मनोवैज्ञानिक कार्य की तो मनोवैज्ञानिक कार्य में आपका संतुष्टि और सुरक्षा यानी मनपसंद भोजन खाने से मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। जैसे घर का बना खाना खाने से जो सुकून मिलता है वो आपने देखा होगा बाहर के खाने से नहीं मिलता और रोज रोज आप उसे खा भी नहीं सकते, है ना। तनाव भी एक तरीके से कम होता है ना। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे डार्क चॉकलेट या पसंदीदा फल कोई हो गया, तो अगर टेंशन में भी है, थोड़ा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन अच्छा नहीं हो रहा है, तो अगर आप वो चीज़ें खाते हैं तो आपका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। प्रेम का भी प्रतीक होता है, तो हम किसी को खुश करने के लिए भी उसकी पसंद का खाना बनाते हैं, जो प्रेम और स्नेह व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, अपने इमोशंस व्यक्त करने का तरीका होता है। वहीं सामाजिक कार्यों की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे सामाजिक मेलजोल और समारोह का केंद्र होना यानी अतिथि सत्कार। तो मेहमानों का स्वागत हमेशा भोजन या पेय पदार्थ जैसे चाय नाश्ता से किया जाता है। तो हमारे जो संबंध होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक एकता होती है, तो त्योहारों में जैसे दिवाली पर मिठाई, ईद पर सेवई और पूजा पाठ में विशेष पकवान बनाए जाते हैं जो हमारी जो कल्चर है उसका एक हिस्सा होता है। सोशल स्टेटस की कई बार बात करें तो कई बार दावतों में भोजन का जो प्रकार है, परोसने का जो तरीका है, वो समाज में व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा मान है उसका भी प्रतीक होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि परिवार के जो सब सदस्य हैं बैठकर खाना खाने से जो उनकी बातचीत बढ़ती है, परिवार में एकता बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में खाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, याद रख। ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये आपकी पोषक तत्व एंड पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा अपने माता पिता का। एंड आज हमने कोशिश की कि एक टॉपिक नहीं बल्कि कई सारे जो टॉपिक हैं उनको इंक्लूड करके मैं आपको बताऊँ, ताकि आपकी जो थ्योरी है एक तरीके से अगर आपकी थ्योरी कवर हो गई ना तो मुझे भी एक तरीके से सुकून मिलेगा कि मैंने
आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा कि आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, मॉक टेस्ट दें एंड उसके साथ साथ रिवीजन करें। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी, ज़रूर आपको थंबनेल में एक ही टॉपिक दिखेगा, क्योंकि थंबनेल में मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकती, बहुत वो खिचड़ी हो जाती है। सो थंबनेल में अगर आपको एक टॉपिक दिखे तो ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मैं थ्योरी सेशंस कराऊँ उसमें मैं कई सारे टॉपिक इंक्लूड करके आपको पढ़ाऊँ। जब आपको टेलीग्राम पे जो PDF मिलेगी उसमें आप खुद ही देखिएगा कि एक टॉपिक से आपके कितने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज के सेशन से आप सभी को ज़रूर हेल्प मिलेगी। बस ऐसे ही लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और अपने जो थ्योरी सेशंस है उसको कवर करते रहें। यही मौका है अपने आप को बेटर करने का, एक अपर लेवल पर ले जाने का, क्योंकि यही समय है जब आप जो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इतना ज़ोर लगाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड रहता है। तो अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि नहीं मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कोर्स नहीं ख़रीदा, इस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको नोट्स भी, PDF भी फ्री में मिल रहे हैं, मटेरियल भी मिल रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज एंड पढ़ने की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में आए, किसी को कम समझ में आए, तो एक बार में अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा उस चीज़ को वीडियो चला के पढ़ लेना, तो दोबारा समझ में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, पहली बार अगर देखो कोई क्लास तो कम समझ में आती है, देखो दोबारा देखोगे ना चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी सलाह बस इतना है कि जितने भी सेशन आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर देखिएगा एंड आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा, ये यकीन रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।